मैं भूपेंद्र प्रताप सिंह, प्रवक्ता अरसा, जनता इंटर कॉलेज फतेहाबाद आगरा। आज व्यष्टि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का अध्याय पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत लेकर उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले हमने आपको भाग एक, क्योंकि इस अध्याय को हमने दो भागों में बांट के आपके सामने प्रस्तुत किया। पहले भाग में हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता का आशय, उसके लक्षण या विशेषताएं क्या होती हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की संस्थिति कैसे होती है, इन सब बातों को लेकर और सीमांत आगम, कुल आगम, संप्राप्ति, इन सब का अध्ययन किए थे। अब हम दूसरे भाग में इन प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पहला प्रमुख बिंदु है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म की पूर्ति वक्र, यानी फर्म का जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का पूर्ति वक्र कैसा होता है, उसका आकार क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद इसको दो भागों में बांटकर एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र कैसे निर्धारित होता है तथा दूसरा एक फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र कैसे निर्धारित होता है, इसका अध्ययन करेंगे। इसका जो है निर्माण कैसे होगा, ये सब हम आपको चर्चा करेंगे। फिर फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, जैसे प्रौद्योगिकी आपका और आगत की कीमतें का क्या प्रभाव पड़ता है, और इकाई कर जो सरकार लगाती है उसका पूर्ति वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का अध्ययन इस बिंदु के तहत करेंगे। फिर बाजार पूर्ति वक्र, इसमें हम जो है जैसे व्यक्तिगत पूर्ति वक्र जो है एक फर्म का होता है, उसी तरह पूरे संपूर्ण बाजार की पूर्ति वक्र का क्या जो है रोल होगा और कैसे निर्धारित होगा, इसका अध्ययन करेंगे। और अंत में फिर पूर्ति की कीमत लोच का अध्ययन करेंगे। पूर्ति की कीमत लोच कैसे निर्धारित होती है, उसके फार्मूला क्या है, उसके उदाहरण क्या है, और इसकी ज्यामिति विधि से कैसे हम निकालेंगे पूर्ति की कीमत लोच, इसका अध्ययन करेंगे। अब आते हैं हम प्रथम बिंदु, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का पूर्ति वक्र। जिस प्रकार मांग विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई मात्राओं की अनुसूची के रूप में हम परिभाषित करते हैं, ठीक उसी प्रकार पूर्ति को भी उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई पूर्ति को विभिन्न कीमतों पर अनुसूची के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और वह विभिन्न कीमतों पर उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई मात्रा है। इसे हम इस अनुसूची को जब हम ग्राफ पेपर पर प्रस्तुत करेंगे तो हमें जो है पूर्ति वक्र प्राप्त होगा, और उसी को हम पूर्ति वक्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पूर्ति वक्र विभिन्न कीमतों पर उत्पादकों या विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत की गई मात्रा है, और यह कीमत तथा पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध को बताता है, और जिसके कारण पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर को उठता हुआ होता है। जैसा कि इस रेखा में ये है, इस पे हम जो है मांग और पूर्ति को दिखाते हैं और यहाँ कीमत को दिखाते हैं, और इसका आकार ये जो है बाएं से दाएं ऊपर को उठता हुआ होगा। अब हम इस पूर्ति वक्र को हम दो भागों में बांटकर एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र और एक फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र में विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। फर्म का पूर्ति वक्र जो है, जो अल्पकालीन पूर्ति वक्र है, अल्पकाल में चूंकि समय कम होता है, फर्म दिए हुए प्लांट के आकार पर ही कार्य करती हैं, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता कि वह जो है उत्पादन के जो कारक हैं उनमें परिवर्तन कर सकें, क्योंकि समय कम होता है। तो जो फर्में होती हैं वह स्थिर साधनों में ही को परिवर्तित नहीं कर सकती, वह दिए हुए उत्पादन के आधार पर ही, दिए हुए कीमत के आधार पर ही उत्पादन को समायोजित करती हैं। वह स्थिर साधनों में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकती। अगर उत्पादन को उनको वृद्धि करना है तो वो परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन करके वो वृद्धि कर सकती हैं। अब कोई फर्म कितनी पूर्ति करेगा अल्पकाल में, यह उसके सीमांत लागत और सीमांत आगत की समता पर निर्भर करता है, और जिस बिंदु पर सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर होते हैं वहीं पे फर्म अधिकतम लाभ या न्यूनतम हानि को निर्धारित करता है। जैसा कि रेखा चित्र में आपको दिखाया गया है। रेखा चित्र में जो हम नजर रखते हैं, ओ वाई अक्ष पे हम कीमत और लागत को दिखाते हैं, ओ एक्स अक्ष पर निर्गत को दिखाते हैं। जब कीमत P2 है तो फर्म उत्पादन जो है यानी बेचने के लिए जो है बिक्री की गई जो है निर्गत जो
वस्तुएं हैं जो प्रस्तुत कर रही है वो क्यूटी मात्रा के बराबर कर रही है। वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि एमसी जो हम फर्म के संतुलन का जो शर्त हम पिछले भाग में पढ़े थे कि जहां एमसी इक्वल टू एमआर, वहां फर्म संतुलन में होती है और एमसी वक्र एमआर को नीचे से काटे, तो E2 बिंदु पर फर्म जो है संतुलन में है, क्योंकि एमसी वक्र जो अल्पकालीन एमसी वक्र है वो एमआर वक्र को, एमआर1 को वो क्या है E2 बिंदु पर नीचे से काट रही है, यानी दोनों शर्तें पूरा हो रही हैं। इसलिए P2 कीमत पर वह Q2 मात्रा बाजार में प्रस्तुत करेगी बिक्री के लिए। अब जब जो है P1 जो है P1 कीमत होगी तो वह Q1 के बराबर बाजार में बिक्री करने के लिए प्रस्तुत करेगी वस्तुओं को। और बिक्री के लिए जब प्रस्तुत क्यों करेगी? क्योंकि यहां भी क्या है कि एमसी वक्र जो है वो एमआर वक्र को नीचे से काट रही है और दोनों एक दूसरे इस E1 बिंदु पर भी समान है, जहां एमसी इक्वल टू एमआर, यानी यहां भी दोनों शर्तें पूरा हो रही है, यानी P2 बिंदु पर वह Q2 मात्रा के बराबर बाजार में प्रस्तुत करेगा बेचने के लिए और P1 कीमत पर वह Q1 की मात्रा के बराबर। अब आते हैं P0 के बराबर। चूंकि कोई भी तीसरी शर्त जो हमने पिछली भाग में पढ़ा था कि कोई भी फर्म अल्पकालीन कीमत जो है वही निर्धारित करेगा, उतने तक उत्पादन कर सकता है जहां जो है अल्पकालीन परिवर्तनशील लागत यानी औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक कीमत हो। यानी ई बिंदु पर यह जो है के P0 बिंदु पर जो है P0 कीमत पर वह Q0 मात्रा उत्पादन यानी करके वो बेचने के लिए प्रस्तुत। लेकिन जब P0 से नीचे कीमत होगी तो वह जो है प्रस्तुत कोई भी जो है उत्पादन विक्रय के लिए प्रस्तुत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वह औसत परिवर्तनशील लागत से नीचे चलेगा, यानी उसे घाटा होगा, वह वहां पे उत्पादन को बंद कर देगा। तो इसलिए जब भी जो है वह उत्पादन होगा कोई भी, वह P0 से ऊपर कीमत पर, यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम P0 से ऊपर जो भी एमसी वक्र का जो है आकार होगा वही जो है पूर्ति, क्योंकि इससे नीचे फर्में कोई भी पूर्ति नहीं करेंगी, तो इसलिए जो न्यूनतम बिंदु है वो औसत परिवर्तनशील लागत के न्यूनतम बिंदु यहां जहां पे एमसी वक्र जो है उसे काट रही है, यानी उससे ऊपर का जो बिंदु होगा वही पूर्ति वक्र होगा। यानी इसमें जो मोटी रेखा हमने दिखाई है E1 E2 यही बाजार का पूर्ति वक्र है। इसे हम जो है दूसरे फिगर में भी आप देख सकते हैं, इसको मैंने अलग कर दिया है। इसमें जो अलग किया यानी जो है क्या है, यह बाजार पूर्ति वक्र अल्पकालीन जो पूर्ति वक्र है वह बाएं से दाएं ऊपर को उठता हुआ दिखाया गया है, यानी यह कुल मिला के कीमत और पूर्ति के बीच संबंध को बताता है, जिससे फर्म विभिन्न कीमतों पर इन जो है विभिन्न मात्राओं को बेचने के लिए, बिक्री के लिए बाजार में प्रस्तुत करेंगी। अब आते हैं हम एक फर्म के दीर्घकालीन पूर्ति वक्र पर। दीर्घकाल में इतना पर्याप्त समय होता है कि उद्योग में सम्मिलित फर्में अपने आकार और संख्या दोनों में परिवर्तन कर सकती हैं। यदि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में मांग बढ़ जाती है तो या तो फर्मों के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है या नई फर्में उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं। अर्थात दीर्घकाल में पूर्ति वक्र विभिन्न कीमतों पर उद्योग में सम्मिलित फर्मों द्वारा प्रस्तुत किए गए मात्रा को हम दीर्घकालीन पूर्ति वक्र कहते हैं। एक फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र वहां पे निर्धारित होता है जहां पे यानी विभिन्न कीमतों पर फर्में कितना वस्तुओं की पूर्ति करेंगी, वह जो है सीमांत लागत और सीमांत आगम की समानता पर निर्भर करती है। कोई भी दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म वहां पे उत्पादन करना पसंद करती है जहां दीर्घकालीन औसत लागत न्यूनतम होती है, यानी उस बिंदु पर जहां पे दीर्घकालीन न्यूनतम औसत लागत का न्यूनतम बिंदु होता है, जहां एमसी वक्र उसे काटता है। जैसा कि हम रेखा चित्र में देख रहे हैं, एमसी वक्र जो है ई बिंदु पर काट रहा है और हम जो रेखा चित्र में दो बाजार में कीमतें लिए हैं, एक P1 है और एक P2 है। P1 कीमत पर हम देख रहे हैं कि एमसी वक्र एमआर वक्र को E1 बिंदु पर काटता है। यहां पे फर्म की तीनों शर्तें जो हमने पिछली भाग में बताया था कि फर्म वहीं पे संतुलन में होंगी जहां एमसी इक्वल टू एमआर और एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काटे। यहां पे देखिए एमसी वक्र एमआर को नीचे से काट रही है, यहां पे एमसी और एमआर बराबर है E1 बिंदु पर। और
तीसरी शर्त था कि दीर्घकाल में वह न्यूनतम औसत लागत से कीमत हो उससे अधिक हो। तो यहां पे जो है ये जो कीमत है न्यूनतम औसत लागत P0 के बराबर है, यानी इससे अधिक है, यानी इस P1 कीमत पर कोई भी जो दीर्घकाल में फर्म है वह Q1 मात्रा जो है प्रस्तुत करेंगे, यानी Q1 मात्रा की पूर्ति करेंगे। अब हम आते हैं P2 बिंदु। P2 पर चूंकि यहां पे तीनों शर्तें पूरी हो गई थी, लेकिन P2 पर हम जब देखते हैं तो P2 पर क्या है कि एक तो उससे नीचे जो है कीमत हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पे उसकी शर्त जो है तीसरी पूरी नहीं हो रही है, तो इसलिए जो है यहां पे हम नहीं ले सकते। जो कुछ भी है पूर्ति वह जो है यहां पे है, क्योंकि यहां पे E0 पे इसके LAC यानी जो दीर्घकालीन औसत लागत है उसका न्यूनतम बिंदु है, और यहीं पे MC वक्र जो है जो दीर्घकालीन है वो काट रहा है। तो यह न्यूनतम बिंदु यानी इससे नीचे जो भी कीमत मिलेगी उस पे कोई भी फर्म उत्पादन शून्य कर देगा, कोई भी उत्पादन नहीं करेगा या कोई भी पूर्ति करने को तैयार नहीं होगा। इसलिए जो है जो भी होगा वह न्यूनतम औसत लागत से ऊपर, क्योंकि यहीं पे फर्म को संतुलन की स्थिति में होगी और अधिकतम वो सामान्य लाभ जो है अर्जित करेंगी और न्यूनतम हानि प्राप्त करते हैं। और दीर्घकाल में तो सभी फर्में सामान्य लाभ ही अर्जित करती हैं। तो कुल मिलाके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो LAC का न्यूनतम बिंदु है उससे ऊपर जो LMC है यानी दीर्घकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु से ऊपर काटने के बाद ऊपर जो हिस्सा जो है जो हम डार्क में किए हैं LMC, यही दीर्घकाल में फर्म का पूर्ति वक्र है। अब आती है बात इसी से संबंधित उत्पादन बंदी बिंदु। हमने जो है अल्पकाल में पूर्ति वक्र और दीर्घकालीन पूर्ति वक्र देख लिया। उत्पादन बंदी बिंदु किसे कहेंगे? अल्पकाल में उत्पादन बंदी बिंदु वहां होगा कोई भी फर्म उत्पादन अल्पकाल में औसत परिवर्तनशील लागत से नीचे उत्पादन नहीं करेगा, यानी अल्पकाल में औसत परिवर्तनशील लागत से नीचे कोई भी फर्म उत्पादन नहीं करेगा। इसलिए उसका जो है उत्पादन बंदी बिंदु वो न्यूनतम औसत परिवर्तनशील लागत है, और दीर्घकाल में वह कोई भी फर्म न्यूनतम औसत लागत दीर्घकालीन न्यूनतम औसत लागत से नीचे उत्पादन नहीं करेगा, यानी उसका उत्पादन बंदी बिंदु वह ये है जहां पे जो है वो LAC को निम्नतम बिंदु पर काटती है, तो यानी उत्पादन बंदी बिंदु ये है। अब इस सामान्य लाभ और लाभ बिंदु क्या है? सामान्य लाभ जब किसी भी फर्म को वह न्यूनतम लाभ जो उस उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक है उसे सामान्य लाभ कहते हैं। फर्म के जो ये सामान्य लाभ होता है फर्म के औसत लागत में यानी कुल लागत में का एक भाग होता है, यानी जुड़ा हुआ होता है। लाभ अलाभ बिंदु हम वहां कहेंगे जब जो है फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। और सामान्य लाभ जो है कहां प्राप्त होता है? दीर्घकाल में, जब यह न्यूनतम औसत लागत से ऊपर जो है जब होती है तो फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। यानी जो फर्म का न्यूनतम औसत लागत है उसके ऊपर वाला हिस्सा यानी ये जो यहां पे है वही फर्म का लाभ और लाभ बिंदु है। अब हम आते हैं अगले प्रमुख बिंदु फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्व पे। चूंकि फर्म का पूर्ति वक्र सीमांत लागत का भाग होता है, इसलिए सीमांत लागत को जो भी कारक प्रभावित करते हैं वही फर्म के पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्व होंगे। फर्म के पूर्ति वक्र के निम्नलिखित निर्धारक तत्व हो सकते हैं। नंबर 1, प्रौद्योगिकी प्रगति। अगर हम कोई भी नव प्रवर्तन करते हैं यानी प्रौद्योगिकी प्रगति करते हैं तो उससे उसकी उत्पादन लागत कम होती है। जब उत्पादन लागत कम होगी तो निश्चित है कि औसत लागत कम होगी। औसत लागत कम होगी तो औसत लाभ जब कम होती है तो सीमांत लागत भी कम होती है। तो जब सीमांत लागत कम होगी तो सीमांत लागत वक्र जो है वो दाहिनी ओर को शिफ्ट करेगा। जब दाहिनी ओर को शिफ्ट करेगा तो पूर्ति वक्र भी दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाएगा। और जब दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाएगा तो दिए हुए कीमत पर यानी जो फर्म है वह पहले से अधिक मात्रा की पूर्ति करेंगे, यानी अधिक मात्रा की पूर्ति
करेंगे, यानी कुल मिला के यह जो है प्रौद्योगिकी प्रगति से वह पूर्ति को बढ़ा देंगे। दूसरा है आगत कीमतें। जब आगत कीमतें बढ़ती है, आगत कीमतें बढ़ती हैं तो लागत जो है क्या है, बढ़ जाती है। जैसे आप जो है श्रम की मजदूरी बढ़ जाए तो निश्चित है कि उसकी लागत बढ़ जाएगी, और जब लागत बढ़ेगी तो औसत लागत बढ़ जाएगी, और औसत लागत बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि सीमांत लागत भी बढ़ेगी। जब सीमांत लागत जो है बढ़ेगी तो वह जो है बाईं ओर को शिफ्ट हो जाएगी। जब बाईं ओर को शिफ्ट होगी तो जो फर्म का पूर्ति वक्र है वो भी बाईं ओर को शिफ्ट हो जाएगा, और जब बाईं ओर को शिफ्ट होगा तो फर्में जो है दी हुई कीमत पर कम मात्रा की पूर्ति करेंगी, यानी कुल मिला के कम मात्रा की आगत कीमतें बढ़ने पर कम मात्रा की, आगत कीमतें घटने पर अधिक मात्रा की पूर्ति करेंगी। अब आता है पूर्ति वक्र पर इकाई कर का प्रभाव। इकाई कर क्या है? इकाई कर वह कर है जो विक्रय के लिए जो वस्तुएं प्रस्तुत की जाती हैं उनके प्रति इकाई विक्रय पर जो कर सरकार लगाती है उसे हम इकाई कर कहते हैं। जब इकाई कर जो है उस पर लग जाएगा तो क्या होगा, लागत बढ़ जाएगी। जब लागत बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो है उसकी सीमांत औसत लागत भी बढ़ेगी। औसत लागत बढ़ने का मतलब है कि सीमांत लागत बढ़ जाएगी। फिर सीमांत लागत वक्र जो है बाईं ओर को शिफ्ट हो जाएगा, और जब बाईं ओर को शिफ्ट होगा तो जो पूर्ति वक्र है वो भी बाईं ओर को शिफ्ट हो जाएगा, जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है। हमने रेखा चित्र में जो है लिया है इस अक्ष पर, ओ वाई अक्ष पे कीमत को और ओ एक्स पर निर्गत को लिया है। पहले P0 कीमत पर LMC और LAC ई बिंदु पर यहां पे संतुलन में है, यानी यहां पे जो है वो पूर्ति निर्धारित Q0 के बराबर करती है। चूंकि जब P टैक्स जो है बढ़ा देते हैं तो क्या है, LMC लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगी। जब लेफ्ट को जो है यानी बाईं ओर को शिफ्ट हो गई, यहां से आके यहां शिफ्ट हो गई, और LAC भी जो है शिफ्ट हो गई, तो इससे क्या होगा, वह फर्में दी हुई कीमत पर कम मात्रा की जो है पूर्ति करेंगी। जैसा कि हम इसी से संबंधित इस चित्र को बनाए हैं। यहां जो है ये पूर्ति वक्र कर लगने से पहले का है और ये कर लगने के बाद का है, यानी जब इकाई कर जो है नहीं लगी है तो पूर्ति वक्र यहां पे है और S0, और जब जो कर लगती है तो वो बाईं ओर को शिफ्ट हो जाती है। और जब बाईं ओर को शिफ्ट होने का मतलब है कि जब फर्में दी हुई कीमत पर अब जो है वस्तु की कम मात्रा की पूर्ति करेंगी। अब हम आते हैं अगले बिंदु बाजार पूर्ति वक्र पर। बाजार पूर्ति वक्र वह निर्गत स्तर को दर्शाता है जिसका बाजार में सभी फर्में विभिन्न बाजार मूल्यों पर सामूहिक रूप से उत्पादन करती हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो भी बाजार पूर्ति वक्र जो व्यक्तिगत फर्में हैं वो दिए हुए बाजार मूल्य पर अपनी जो है उत्पादन करती हैं। यानी जैसे कहने का मतलब दूसरे शब्दों में कीमत P पर बाजार पूर्ति व्यक्तिगत फर्मों की दी हुई कीमत व पूर्ति का योग है। यानी कुल मिलाके जो बाजार में कीमत उपलब्ध है यानी प्रचलित कीमत है उस पे जो विभिन्न फर्में हैं या ये सभी के जो है पूर्ति का योग जो होता है वह बाजार कीमत होता है और बाजार द्वारा वह पूर्ति को सम्मिलित हम करते हैं। बाजार पूर्ति वक्र को समझने के लिए हम इन रेखा चित्रों पर देखते हैं। इन रेखा चित्रों में हम ध्यान दें, ए चित्र है, बी और सी 3 बनाए हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये चूंकि विभिन्न फर्मों के पूर्ति का योग बाजार पूर्ति वक्र होता है तो हम मान के चल रहे हैं कि माना फर्म जो है बाजार में 2 फर्में हैं, फर्म 1 और फर्म 2। उस जब फर्म कीमत बाजार में P1 प्रचलित है तो फर्म 1 जो है कुछ भी यानी फर्म 1 कुछ भी उत्पादन नहीं करती है। अगर बाजार में P2 प्रचलित कीमत है तो फर्म 1 तो उत्पादन करती है लेकिन फर्म 2 कुछ भी उत्पादन नहीं करती है, यानी P2 से जब नीचे है, क्योंकि ये जो S1 है फर्म 1 का पूर्ति वक्र है, S2 फर्म 2 का वक्र है। लेकिन जब P2 या P2 से ऊपर बाजार कीमत है तो फर्म 1 भी उत्पादन करती है और फर्म 2 भी उत्पादन करती है। फर्म 1 और P3 पे दोनों फर्में जो है उत्पादन करती हैं। P3 की प्रचलित कीमत पर Q1 मात्रा
फर्म 1 उत्पादन कर रही है और Q2 मात्रा जो है फर्म 2 उत्पादन कर रहा है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो वह जो है Q3 की मात्रा, यानी कुल मिला के बाजार में जो प्रचलित कीमत है P3 पे वो जो बाजार में पूर्ति हो रही है वो Q3 के बराबर हो रही है, क्योंकि यह फर्म 1 Q1 और फर्म Q2 दोनों के योग के बराबर होती है। यानी हम ये कहते हैं कि बाजार पूर्ति वक्र जो बाजार में प्रचलित फर्में हैं उनके द्वारा किए गए पूर्ति का योग होता है, और जिसे हम विभिन्न चित्रों से इस चित्र से दिखा रहे हैं जो एसएम द्वारा दिखाया गया है, जो कीमत और पूर्ति के बीच बाजार में जो विभिन्न कीमतों के बीच जो पूर्ति की जा रही है उसके संबंध को बताता है। ये एसएम, S1 और S2 पे समस्तरी जो है जोड़ के जो बाजार पूर्ति वक्र बताई गई है, तो ये हमारे बाजार पूर्ति वक्र प्राप्त होता है जो व्यक्तिगत फर्मों के द्वारा जो विभिन्न कीमतों पर पूर्ति की जा रही है उसका योग है, और इसी आधार पर यह पूर्ति वक्र बनाई गई है। अब हम आते हैं पूर्ति की कीमत लोच पर, जो अंतिम बिंदु हमारा है। पूर्ति की कीमत लोच, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति की मात्रा में जो कुछ भी आनुपातिक परिवर्तन होता है उसे हम पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। पूर्ति की कीमत लोच का सूत्र है पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत परिवर्तन मात्रा में है तो मात्रा डेल्टा Q अपान Q गुणे 100, यानी ये प्रतिशत परिवर्तन हो गया। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन डेल्टा P अपान P और इंटू 100, ये 100 कट गया। अब आपको डेल्टा Q अपान Q इंटू, चूंकि ये होता है ये ऊपर चला जाएगा तो P ऊपर गया नीचे, और इसको हम सही तरीके से लिखें तो डेल्टा Q अपान डेल्टा P इंटू P इंटू Q, इस ढंग से भी हम इस सूत्र को व्यक्त करते हैं, जहां डेल्टा Q मात्रा में परिवर्तन है, डेल्टा P कीमत में परिवर्तन है, P ये आरंभिक कीमत है और ये आरंभिक मात्रा है। जिसका हम एक उदाहरण ले सकते हैं। माना कोई फर्म है जो 10 रुपए कीमत, प्रारंभिक कीमत यानी 10 रुपए है, यानी ये P1 जो है 10 रुपए है, तो उस समय फर्म 200 क्रिकेट गेंद की पूर्ति करती है, यानी Q1 कितनी है 200। अब माना जो है बाजार में कीमत बढ़ जाती है और वो जो हो जाती है 30 रुपया, यानी 30 रुपया P2 30 रुपया हो गया, और तब जो है फर्में कितनी 1000 जो है गेंदों की पूर्ति करती हैं, यानी Q2 कितना हो गया 1000। अब हम इसको लगाएंगे कैसे, डेल्टा Q निकालेंगे। डेल्टा Q क्या होगा, डेल्टा Q Q2 माइनस Q1 हो जाएगा 1000 माइनस 200 बराबर हो जाएगा 800। इसी तरह ये डेल्टा P निकालेंगे। डेल्टा P हमारा कितना है, डेल्टा P हो जाएगा 30, यानी P2 माइनस P1 इक्वल टू 30 माइनस 10 इक्वल टू 20। अब हम जो है इस सूत्र में लगा देते हैं, तो डेल्टा Q कितना है हमारा ES बराबर हो जाएगा, डेल्टा Q कितना है 800 बटा डेल्टा P 20 गुणा प्रारंभिक कीमत कितनी है 10 और प्रारंभिक मात्रा कितनी थी 200, ये कट जाएगा 2 से ये 4 बार, 4 से ये कट गया 5, 5 से ये कट गया 2, यानी ES इक्वल टू 2। यानी कहने का मतलब कि पूर्ति की लोच इकाई से अधिक है, 1 से अधिक है, तो इसको हम कहते हैं इकाई से अधिक, यानी पूर्ति की लोच 1 से अधिक है। इसे हम ज्यामितीय तरीके से भी समझ सकते हैं। अब हम जो है ज्यामितीय तरीके से कैसे समझेंगे, अब जो है पूर्ति वक्र को लेते हैं। पूर्ति वक्र के किसी बिंदु पर हम पूर्ति की लोच को माप सकते हैं। अब जैसे हमने यहां पे S जो है पूर्ति वक्र है, पहले यहां पे पहले फिगर में S पूर्ति वक्र है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कीमत के धनात्मक अक्ष पे जो है काटते हुए और ये ऋणात्मक अक्ष पर M पर जाती है। जब हम यहां पे जो है मिलाते हैं
तो यहां पे कीमत की लोच क्या होगी, MQ0 अपान OQ0। यानी कहने का मतलब जो MQ0 है वो OQ0 से अधिक है। जब अधिक होगा यानी एक से अधिक, यानी इकाई से अधिक लोचदार, यानी ES बड़ा एक से, यानी इकाई से अधिक लोचदार पहले फिगर में। अब हम जो है दूसरा मूल बिंदु लेंगे। यहां पे क्या होगा कि दोनों बराबर हैं, यहां पे इसको हम M भी जोड़ ले तो ये मूल बिंदु से शुरू है, तो इसलिए जो दोनों बराबर हैं इसलिए इकाई के बराबर लोचदार होगी, यानी एक के बराबर है। इसलिए जब हम इसको यहां पे जो करते हैं तो ये मात्रा अक्ष पर धनात्मक काटता है, लेकिन यहां कीमत अक्ष पे ऋणात्मक पे काट रहा है। तो यहां पे हम अगर करते हैं तो ये MQ0 अपान OQ0, लेकिन MQ0 छोटा है OQ0 से, यानी एक से कम है, तो इसे कहेंगे इकाई से कम लोचदार। यानी ये पूर्ति की लोच हम गणितीय रूप से भी निकाल सकते हैं और ग्राफ के रूप में यानी ज्यामिति विधि से भी निकाल सकते हैं। इस आधार पर हम लोग जो है ये अध्याय को समाप्त करते हैं। अब हम जो है इसमें प्रश्न जैसे आता है, हमने जो पिछली भाग में देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता का आशय क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, या अल्पकाल या दीर्घकाल में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, फर्में संतुलन में कैसे होती हैं, अल्पकालीन या दीर्घकालीन पूर्ति वक्र कैसे निर्धारित होता है, उसके निर्धारक कारक कौन से हैं, बाजार पूर्ति वक्र के बारे में, या पूर्ति की कीमत लोच, या जो है उदाहरण देके उसके जो है बारे में पूछा जाता है। तो इसका अध्ययन हम जो है आपको डिटेल कर लिए। धन्यवाद।